गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम एग्रोनॉमी के यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि नेवरासोंडा बुक से लिया गया टॉपिक है। यूनिट नंबर फर्स्ट एग्रोनॉमी। द टर्म derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी एग्रोनॉमी टर्म्स derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोमस मीन्स to manage, hence management of soil or field, that is called agronomy. Next, definitions of agronomy. Agronomy can be defined as a branch of agriculture science that deals with method which provide favorable environment to the crop for higher production। यानी एग्रोनॉमी को हम ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी एग्रोनॉमी वह साइंस है जो कि एग्रीकल्चर साइंस के शाखाओं के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम ज़्यादा उत्पादकता, फसल से ज़्यादा उत्पादकता लेने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप को। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सबसिस्टेंस टाइप, यानी इंडियन एग्रीकल्चर जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली तरीके से सबसिस्टेंस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटो डी क्रेजेंसी इन 1230 से 1307 एनो डोमिनी collected many literatures related to agronomy in his books. Opus Ruralium Kamodaram, for the first time he is known as father of agronomy, यानी पीटो डी क्रेजेंसी, जिसका ड्यूरेशन है 1230 से लेके 1307 एनो डोमिनी। कलेक्टेड मैनी लिटरेचर्स, यानी पीटो डी क्रेजेंसी ने बहुत सारे साहित्य को इकट्ठा किया जो कि एग्रोनॉमी से संबंधित है, और उन साहित्य को इकट्ठा करके एक किताब लिखा। उस किताब का नाम आपस रूरेलियम कामोदरम था, और इसीलिए इन्होंने सर्वप्रथम यह काम किया, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वान हेलमंट 1577 से 1644 एनो डोमिनी कैलकुलेटेड दैट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इन वाटर, यानी वान हेलमंट नामक साइंटिस्ट ने 1577 से 1644 एनो डोमिनी के अंतर्गत बहुत सारे वेजिटेशंस, यानी बहुत सारे वेजिटेशंस के प्रिंसिपल को कंक्लूड किया, यानी जोड़ा, जो कि वाटर से संबंधित था। फिर से वान हेलमंट इन 1577 टू 1644 एनो डोमिनी concluded that the main principle of vegetation is water. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेथरो टूल 1674 से 1741 एनो डोमिनी पब्लिश्ड ए बुक हॉर्स होइंग husbandry and the words beats and zero tillage were firstly given by him. He is known as father of beat science। यानी जेथरो टूल नामक साइंटिस्ट का ड्यूरेशन क्या है, तो 1674 से 1741 एनो डोमिनी है। इन्होंने एक प्रकार की बुक को पब्लिश किया था जिसका नाम हॉर्स होइंग हस्बेंड्री था, जिसे हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं। इसी को हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं। और बीट्स टर्म भी किसने दिया था, तो जेथरो टूल ने दिया था। जीरो टिलेज टर्म भी आपका जेथरो टूल ने दिया था सर्वप्रथम, एंड इसीलिए इन्हें बीट साइंस का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थर यंग, जिसका इस अर्थर यंग का ड्यूरेशन कितना है, तो 1741 से 1820 एनो डोमिनी, यानी कि अर्थर यंग का ड्यूरेशन कब से कहता है, तो अर्थर यंग का ड्यूरेशन 1741 से 1820 एनो डोमिनी है। कंडक्टेड पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स बाय अप्लाइंग सेवरल मटेरियल्स लाइक पोल्ट्री डंग, लीटर, काऊ, gunpowder, etc. Published his works in 46 वॉल्यूम्स एज एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। यानी आर्थर यंग नामक साइंटिस्ट ने 1741 से 1820 एनो डोमिनी के अंतर्गत फसल के यील्ड को इंक्रीज करने के लिए पॉट कल्चर को एक्सपेरिमेंट किया बाय अप्लाइंग सेवरल मटेरियल्स, जिसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को यूज करके यह काम किया। पोल्ट्री डंग का प्रयोग किया, लीटर का प्रयोग किया, गन पाउडर का प्रयोग किया, एट्सेट्रा। पब्लिश्ड हिज वर्क्स इन 46 वॉल्यूम्स, और इन्होंने अपने इस कार्य को 46वें एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम्स में पब्लिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन 1840 बाई जस्टस वॉन लिविंग, यानी कि एक सत्य तरीके से फार्मिंग का जो साइंटिफिक अप्रोच था इसको 1840 ईस्वी में जस्टस वॉन लिविंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। पहले नंबर का कंसेप्ट है लीफ एरिया इंडेक्स। किसने दिया था? तो कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय वाटसन इन 1948, यानी 1948 ईस्वी में वाटसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा लीफ एरिया इंडेक्स कंसेप्ट को सर्वप्रथम दिया गया था। लीफ एरिया इंडेक्स का इक्वल टू के बराबर क्या होता है? तो लीफ एरिया इंडेक्स इक्वल टू टोटल लीफ एरिया इन मीटर स्क्वायर्स अपॉन ग्राउंड एरिया इन मीटर स्क्वायर्स, यानी टोटल लीफ एरिया मीटर स्क्वायर्स अपन ग्राउंड एरिया मीटर स्क्वायर। इसी को हम लाई या फिर लीफ एरिया इंडेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे लैंड इक्वालेंट रेशियो, जिसे लेर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे लैंड इक्वालेंट रेशियो आता है, जिसे LER के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लैंड इक्वालेंट रेशियो, इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय ए सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग, यानी इट मीन्स लैंड इक्वालेंट रेशियो का मतलब होता है रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय ए सोल क्रॉप, यानी कि एक सिंगल क्रॉप के द्वारा या फिर एक सोल क्रॉप्स के द्वारा जो भी लैंड एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इंटरक्रॉपिंग, यानी इंटरक्रॉपिंग में यील्ड को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोड्यूस रिक्वायर्ड है उसी को हम लैंड इक्वालेंट रेशियो के नाम से जानते हैं। लैंड इक्वालेंट रेशियो इक्वल टू होता है यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग इन ब्रैकेट A+B अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉप्स कहीं स्मॉल ए। नेक्स्ट, हेंस हेयर A इक्वल टू सोल क्रॉप होता है, B इक्वल टू इंटरक्रॉप होता है। व्हेन LER यानी लैंड इक्वालेंट रेशियो मोर देन 1 इंटरक्रॉपिंग इज बेनिफिशियल, यानी कि जब इंटरक्रॉपिंग यानी लैंड इक्वालेंट रेशियो जब एक से अधिक होता है, लैंड इक्वालेंट रेशियो जब एक से अधिक होता है तो उस समय इंटरक्रॉपिंग जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। एग्जांपल LER यानी लैंड इक्वालेंट रेशियो का एग्जांपल क्या होता है? तो 1.10 मीन्स मिक्सचर गिव्स 10% मोर यील्ड, यानी कि लैंड इक्वालेंट रेशियो जब 1.10 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि 10% से 10% तक जो है वो उपज अधिक प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर टोटल क्रॉप्ड एरिया बटा के नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100 होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज नियरली 135%, लेकिन वर्तमान समय में यह क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना हो गया है? तो 155% के आसपास, यानी 2025 की बात करते हैं, मार्च 2025 तक यह 155% तक हो चुका है। चौथे नंबर का कंसेप्ट है क्रॉप रोटेशन। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड, यानी क्रॉप रोटेशन में जो लैंड होती है वो फिक्स्ड होती है, बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि जो फसल होती है वो प्रत्येक वर्ष जो है बदली जाती है। यानी कि क्रॉप रोटेशन में लैंड जो होता है फिक्स रहता है, लेकिन क्रॉप का रोटेशन प्रत्येक वर्ष होता रहता है ऑन सेम लैंड, यानी एक ही भूमि पर। यानी जब एक ही भूमि पर लैंड फिक्स रहती है, यानी एक ही भूमि पर लैंड फिक्स रहती है, बट क्रॉप प्रत्येक वर्ष जो होता है वो रोटेट होता रहता है या बदलता रहता है। तो इस प्रकार के कल्टीवेशन को ही हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स शुड बी टेकन पल्स क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि क्रॉप रोटेशन टेक्निक में, यानी क्रॉप रोटेशन कंसेप्ट में एक साल जब हम सीरियल्स को कर लेते हैं तो दूसरे साल उसी फील्ड में जो है पल्स क्रॉप को उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्रॉप रोटेशन, इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि क्रॉप रोटेशन अपना देने से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट चेक्स द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर, यानी कि क्रॉप रोटेशन से जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो कंजर्व होता रहता है और सॉइल का इरोजन भी जो होता है वो रुका रहता है। यानी सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर, यानी कि क्रॉप रोटेशन कंसेप्ट से सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो कंजर्व रहता है और सॉइल का इरोजन भी जो होता है वो रुका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस, इंसेक्ट पेस्ट, नेमाटोड्स एंड वीट विच आर एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर क्रॉप कैन बी मैनेज्ड, यानी द इंसिडेंस हार्मफुल पैथोजन, यानी कि हार्मफुल पैथोजन जिसमें आपका इंसेक्ट पेस्ट आता है, नेमाटोड आता है एंड बीट्स आता है, इसके कारण जो यह
द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन, यानी कि हार्मफुल पैथोजन जैसे इंसेक्ट पेस्ट हो गया, निमेटोड हो गया, एंड हो गया, इसका इंसिडेंस जो होता है वह किससे संबंधित होता है, तो जो विशिष्ट फसल होती है उससे संबंधित होता है, जो कि मैनेज किया जाता है। फिर से द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन्स, फिर से द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन इंसेक्ट पेस्ट, निमेटोड एंड वीड्स विच आर एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर क्रॉप्स कैन बी मैनेज्ड, यानी कि जो हार्मफुल पैथोजन्स होते हैं या फिर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, निमेटोड होता है एंड वीड्स, इन सभी इंसिडेंट्स को जो है पार्टिकुलर क्रॉप से जोड़ दिया जाता है, जो कि बाद में मैनेज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का कंसेप्ट है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, यानी 5वें नंबर का कंसेप्ट क्या है, तो 5वें नंबर का कंसेप्ट है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, जिसे CRI के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो CRI इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशंस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशंस इनटू 100। नेक्स्ट पॉइंट क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर, यानी एक वर्ष के लिए क्रॉप रोटेशन क्या बनाते हैं, तो राइस के बाद हम पी को लगा देंगे तो यह 1 वर्ष का क्रॉप रोटेशन हो जाएगा, यानी क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए जो क्रॉप रोटेशन होता है वो राइस के बाद यदि हम फील्ड में पी लगा देते हैं तो यही 1 वर्ष का क्रॉप रोटेशन होता है। इसकी क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होती है, तो 200% तक होती है। 2 साल का जो क्रॉप रोटेशन होता है कैसे बनाया जाता है, तो क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए जो क्रॉप रोटेशन बनाया जाता है वो क्या होता है, तो पहले नंबर पर ग्राउंडनट लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, शुगर केन कितना परसेंटेज आता है, तो इसका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 150% आता है। 3 वर्ष के लिए जो क्रॉप रोटेशन बनाया जाता है उसमें पैडी लगाया जाता है, पैडी के बाद पोटैटो लगाया जाता है, पोटैटो के बाद शुगर केन लगाया जाता है, शुगर केन के बाद अरहर लगाया जाता है, फिर उसके बाद बीट लगाया जाता है। इसकी जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होती है वो 166% होती है। फिर से 1 साल का जो क्रॉप रोटेशन लगाते हैं उसमें हम राइस लगाते हैं, उसके बाद पल्स क्रॉप लगा लेते हैं। और 2 साल का जो क्रॉप रोटेशन लगाते हैं वो उसमें आपका पहले खरीफ से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई भी क्रॉप रोटेशन होता है उसको हम खरीफ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ग्राउंडनट लगाएंगे, फिर उसके बाद व्हीट लगाएंगे, फिर उसके बाद शुगर केन लगाएंगे, जिसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होती है वो 150% मिलती है। यानी 3 साल के लिए जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो पहले पैडी लगाते हैं, फिर पोटैटो लगाते हैं, फिर शुगर केन लगा लेते हैं, फिर उसी में अरहर लगाते हैं, फिर उसके बाद व्हीट लगाते हैं, जिसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 166 होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है 6ठे नंबर का कंसेप्ट है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है इट रिफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शंस विद फार्म रिसोर्सेज एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेज एंड अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी, यानी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शंस विद फार्म रिसोर्सेज एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेज एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। 7वें नंबर का कंसेप्ट है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज आल्सो called as coefficient of effectiveness। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड ग्रेन्स का होता है, बायोलॉजिकल इंड ग्रेन और एक्स्ट्रा दोनों का मिलाकर होता है इनटू 100 में। फिर से हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो द कोफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन या फिर यूटिलाइजेशन इफिशिएंट को हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स, यानी कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, इसी को हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स टर्म के रूप में व्यक्त करते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स को ही हम कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस के नाम से जाना जाता है। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फार्मूला होता है इकोनॉमिक यील्ड जो कि ग्रेन का होता है, बायोलॉजिकल यील्ड जिसमें आपका ग्रेन और एक्स्ट्रा दोनों आता है इनटू 100। नेक्स्ट पॉइंट हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज सिमिलर टू पार्टीशनिंग कोफिशिएंट, यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसके समान होता है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है वो पार्टीशनिंग कोफिशिएंट के बराबर होता है। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, यानी कि प्रमुख जो फील्ड क्रॉप्स है उसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है, तो पोटैटो का हार्वेस्टिंग इंडेक्स 0.80%,
0.82 होता है, जिसे 82% के नाम से जानते हैं। राइस का 0.5 होता है, पल्सेस का 0.3 होता है, ऑयल सीड का 0.3 होता है, शुगर केन का 0.27 होता है, व्हीट का 0.4 होता है, मेज का 0.5 होता है, अरहर का 0.19 होता है, काटन का 0.3 होता है। फिर से पोटैटो का हार्वेस्टिंग इंडेक्स 0.82 होता है, यानी 82% होता है। राइस का 0.5% होता है, पल्स का 0.3% होता है, ऑयल सीड का 0.3% होता है, शुगर का 0.27% होता है, व्हीट का 0.4% होता है, मेज का 0.5% होता है, अरहर का सबसे 0.19% होता है, काटन का 0.3% होता है। सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है? तो पोटैटो के थे। सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग इंडेक्स आपका पोटैटो का होता है 82% या फिर 0.82 होता है। लेकिन सबसे कम किसकी हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है? तो आपका अरहर की होती है। 0 पॉइंट कितना है? तो 0.19 है, 0.19 है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज 8वें नंबर का कंसेप्ट है। 8वें नंबर का कंसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। 8वें नंबर का कंसेप्ट क्या है? तो 8वें नंबर का कंसेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू सिंक अपार सोर्स इंटू 100 होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस जिसमें सी ई इक्वल टू सिंक अपान सोर्स इंटू 100 होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। सोर्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स जनरली लिव्स, यानी कि पार्ट ऑफ द प्लांट का वह भाग जिसमें फोटोसिंथेसिस दिखाई देता है। समान रूप से पत्तियां जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो सोर्स के अंतर्गत आता है। फिर से सोर्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, यानी पौधे का वह भाग जहाँ पर फोटोसिंथेसिस दिखाई देता है। समानतः पत्तियां जो होती है वो सोर्स के रूप में जानी जाती है। दूसरे नंबर पर आपका सिंक आता है वेयर फोटोसिंथेसिस अकुमुलेट्स, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इकट्ठा होता है। जनरली ग्रेन्स जो होता है वो यानी कि फिर से फोटोसिंथेट्स होता है, एक्यूमुलेट्स यानी वेयर फोटोसिंथेट एक्यूमुलेट्स जनरली ग्रेन इज द सिंक बट मे बी एक्सेप्शन वाइज स्टेम इन पोटैटो, रूट्स इन शुगर बीट एंड लीव्स इन पालक इज द सिंक। यानी कि सिंक क्या होता है? तो वेयर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट्स, यानी जहाँ पर फोटोसिंथेट जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है उसी को सिंक कहते हैं। समानतः अनाज जो होता है या फिर ग्रेन जो होता है या फिर दाना जो होता है उसी को हम सिंक के नाम से जानते हैं। बट में एक्सेप्शन, कुछ अपवाद है जिसे स्टेम, कुछ अपवाद है यानी कि सिंक का कुछ अपवाद है जिसमें पोटैटो जो होता है वो इस सिंक के रूप में जाना जाता है। स्टेम इन पोटैटो, यानी पोटैटो में जो स्टेम होता है वो सिंक के रूप में ही आता है। शुगर बीट में जो रूट होता है, रूट्स इन शुगर बीट, यानी शुगर बीट में जो रूट्स होता है वो भी सिंक के रूप में काम में आता है, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस का एक्यूमुलेशन होता है। पालक की जो पत्तियाँ होती है वो सिंक के रूप में जानी जाती हैं। 9th नंबर का कंसेप्ट क्या है? तो 9th नंबर का कंसेप्ट है सोरघम सिकनेस। व्हाट डू यू मीन सोरघम सिकनेस? यानी सोरघम सिकनेस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सोरघम सिकनेस, दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सक्सीडिंग क्रॉप ड्यू टू अनअवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की अनुपलब्धता के कारण जो आगामी फसल होती है उस पर हार्मफुल प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी को हम सोरघम सिकनेस के नाम से जानते हैं। फिर से दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सक्सीडिंग क्रॉप ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की अनुपलब्धता के कारण जो आगामी फसल पर हानिकारक जो प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को ही सोरघम सिकनेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टबल ऑफ सोरघम टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू वाइड CN रेशियो, यानी कि अधिक CN रेशियो के कारण जो सोरघम का स्टबल्स होता है यह बहुत अधिक समय के बाद डिकम्पोज होता है। हेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन सॉइल नाइट्रोजन गेट्स ब्लॉक्ड और टेम्परेली इमोबिलाइज्ड। जब सोरघम की स्टबल्स का डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस समय सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है वो पूरी तरह से परमानेंटली या फिर टेम्परेली जो होता है वो ब्लॉक्ड या फिर इमोबिलाइज्ड हो जाती है। अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बाई शोविंग अर्ली नाइट्रोजन डिफिशियंसी, और जो भी फसल हम आगामी तौर पे लगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी वो दिखाई देने लगती है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगती है ड्यू टू CN रेशियो ऑफ सोरघम रेजिड्यू। यह किसके कारण होता है? तो CN रेशियो ऑफ सोरघम रेजिड्यू के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सोरघम सिकनेस, टू रिड्यूस सोरघम इफेक्ट 25% मोर नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप, यानी जब हम आगामी फसल लगाते हैं तो उसमें जब
प्रथम फर्टिलाइज़र डोज दिया जाता है तो उसमें हम 25% अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं ताकि सोरगम सिकनेस का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। यूनिट नंबर एग्रोनॉमी से संबंधित यूनिट नंबर 2 जो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। टॉपिक क्या है तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रोनॉमी का यूनिट नंबर 2 में क्या दिया है तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के रूप में दिया है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। यूनिट नंबर 2 से पहला क्वेश्चन दिया है मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन, यानी रेनफेड कंडीशन के अंतर्गत जब हम संपूर्ण फसल को उगाते हैं तो उसी को ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। व्हाट डू यू मीन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन, यानी रेनफेड कंडीशंस के अंतर्गत जब हम संपूर्ण फसल को उगाते हैं तो उसी को ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 3 प्रकार से किया जाता है, एक तो आपका ड्राई फार्मिंग होता है, दूसरा ड्राईलैंड फार्मिंग होता है, तीसरा आपका रेनफेड फार्मिंग होता है। तो पहले नंबर पर आपका ड्राई फार्मिंग आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ड्राई फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 मिलीमीटर, यानी कि वह स्थान जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है तो इस प्रकार के फार्मिंग को हम ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू ड्राई फार्मिंग, क्रॉप फेल्योर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड इज मोस्ट कॉमन, यानी कि जो फसल की असफलता होती है यह किसके कारण होता है तो प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स, यानी प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स यानी अधिक समय तक सूखा पड़ने के कारण फसल जो होती है वो असफल हो जाती है। तो इस प्रकार के पीरियड को ही हम क्या कहते हैं तो इसी प्रकार के पीरियड को जो है ड्राई फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। फिर से क्रॉप फेल्योर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड, यानी कि इज मोस्ट कॉमन, यानी सर्वाधिक कॉमन होता है, यानी कि क्रॉप पीरियड के दौरान ही अधिक समय तक सूखा पड़ जाना जिसके कारण फसल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यही सर्वाधिक प्रॉब्लम जो होता है वो ड्राई फार्मिंग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिड रीजन्स विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, यानी ड्राई फार्मिंग जो होता है कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है तो जो शुष्क क्षेत्र होता है वहीं पर प्रैक्टिस किया जाता है। और किसके साथ किया जाता है तो यह सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस के सहायता से ड्राई फार्मिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ड्राई फार्मिंग, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड इन दिस रीजन, यानी कि ड्राई फार्मिंग वाले रीजन में अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का जो है प्रयोग किया जाता है। ड्राई लैंड फार्मिंग में अल्टरनेट यानी एकाधार भूमि प्रयोग वाला पद्धति यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है ड्राई लैंड फार्मिंग आता है। कल्टीवेशन क्रॉप्स इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 मिलीमीटर बट लेस दैन 1150 मिलीमीटर, दैट इज कॉल्ड ड्राईलैंड फार्मिंग, यानी ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर एनुअल वार्षिक वर्षा 750 से लेकर 1150 मिलीमीटर के बीच में होता है तो उसी को हम ड्राईलैंड एरिया के नाम से जानते हैं। उस प्रकार के एरिया को ड्राईलैंड एरिया के नाम से जाना जाता है। टेस्ट पॉइंट रिलेटेड टू ड्राईलैंड एरिया, द सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स इज की फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिस इन सेमी एरिड रीजन, यानी कि ड्राईलैंड फार्मिंग जो होता है सेमी एरिड रीजन में किया जाता है। और किस रूप में किया जाता है तो यह की फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग, यानी कि सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी कि ड्राईलैंड फार्मिंग में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन जो होता है वो एक ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिस के रूप में चाबी की तरह काम करता है। और यह कहाँ पर फॉलो किया जाता है तो सेमी एरिड रीजन में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेनेज फैसिलिटी मे बी रिक्वायर्ड स्पेशली इन ब्लैक सॉइल्स, यानी कि ड्राईलैंड फार्मिंग जहाँ पर हम करते हैं अगर वहाँ पर ब्लैक सॉइल्स है तो वहाँ पर ड्रेनेज की सिस्टम भी जो है वो भी अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर का फार्मिंग है रेनफेड फार्मिंग भी क्या होता है तो मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन विच रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 मिलीमीटर इज कॉल्ड एज रेनफेड फार्मिंग, मतलब कि वह स्थान जहाँ पर वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होता है तो उसी को हम रेनफेड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू रेनफेड फार्मिंग, दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमिड रीजन, यह ह्यूमिड रीजन में किया जाता है, यानी कि रेनफेड फार्मिंग किस प्रकार के रीजन में किया जाता है तो रेनफेड फार्मिंग जो होता है वो ह्यूमिड रीजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई तो
एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तीसरे नंबर ड्राईलैंड फार्मिंग, चौथे नंबर पे आपका रेनफेड फार्मिंग। सीरियल नंबर 1 में आपका रेनफॉल मिलीमीटर में, ड्राईलैंड फार्मिंग में रेनफॉल कितना होता है तो 800 मिलीमीटर से कम होता है। रेनफेड फार्मिंग में एनुअल वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो यह 800 मिलीमीटर से अधिक होती है। दूसरे नंबर पर आपका आता है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप्स, यानी फसल के लिए जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग में शॉर्टेज होता है। और पीईटी जो होती है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होती है। पीईटी यानी कि पीईटी जो होती है वो इवेपोरेशन से, पीईटी जो होती है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है। जबकि रेनफेड फार्मिंग में इनफ होता है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप, यानी फसल के लिए जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है वो पर्याप्त रहती है। और ये इसमें जो पीईटी होती है वो प्रेसिपिटेशन से कम होती है। तीसरे नंबर पे आपका आता है ग्रोविंग सीजन। तो ड्राईलैंड फार्मिंग में जो ग्रोविंग सीजन होता है वो 200 से कम होता है, यानी कि ड्राईलैंड फार्मिंग में जो ग्रोविंग सीजन होता है वो 200 से कम होता है। जबकि रेनफेड फार्मिंग में जो ग्रोविंग सीजन होता है वो मोर देन 200 होता है। चौथे नंबर पर आपका आता है ग्रोविंग रीजन्स। तो ड्राईलैंड फार्मिंग आपका एरिड में किया जाता है, सब एरिड में किया जाता है एंड सब ह्यूमिड रीजन में किया जाता है। ग्रोविंग रीजन क्या होता है ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए तो एरिड होता है, सब एरिड होता है एंड सब ह्यूमिड एरिया में जो है ड्राईलैंड फार्मिंग किया जाता है। रेनफेड फार्मिंग ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में किया जाता है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे आपका क्रॉपिंग सिस्टम आता है। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम किसमें फॉलो किया जाता है तो ड्राईलैंड फार्मिंग में किया जाता है। ड्राईलैंड फार्मिंग किया जाता है। ड्राईलैंड फार्मिंग में किस प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है तो सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है। सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम किस में अपनाया जाता है तो ड्राईलैंड फार्मिंग में अपनाया जाता है। जबकि रेनफेड फार्मिंग में क्या अपनाया जाता है तो डबल और इंटर क्रॉपिंग जो होता है वो किस में अपनाया जाता है तो ये अपनाया जाता है रेनफेड फार्मिंग अपनाया जाता है। 6वें नंबर पर आपका कंस्ट्रेंट्स आता है विंड्स एंड वाटर इरोजन, यानी कि ड्राईलैंड फार्मिंग में जो सावधानियां होती है वो विंड्स एंड वाटर इरोजन का होता है। जबकि रेनफेड फार्मिंग में जो सावधानियां होती है वो वाटर इरोजन से सावधानी रखना पड़ता है। तीसरे नंबर का टॉपिक है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में जो तीसरा नंबर का टॉपिक दिया गया है तो एग्रोनॉमी का जो तीसरे नंबर का टॉपिक है यूनिट नंबर 3 और रिलेटेड है किससे तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो कि 7वें पंचवर्षीय योजना में 1988 ईस्वी में आया था। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, इट वाज इनिशिएटेड इन 1988 बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द 7th 5-year प्लान, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1988 ईस्वी में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट रीजनल प्लानिंग वाज केम इनटू फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स फॉर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, यानी बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के लिए एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के आधार पर प्लानिंग कमीशन जो है वो अस्तित्व में आया। नेक्स्ट पॉइंट प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो कि वर्तमान समय में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी सन 2015 को हुआ था। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूरा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और नीति आयोग के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है कौन है तो CEO सुब्रमण्यम है एंड इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट आई डोंट नो। नेक्स्ट है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी सन 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे क्या आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। दूसरे नंबर पे आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। डिस्कस अबाउट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, क्रॉपिंग सिस्टम, यानी वाटर रिसोर्सेज क्रॉपिंग सिस्टम के आधार पर, यानी सीधे कर मतलब है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, यानी एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्राइटेरिया होमोजेनिटी, यानी होमोजेनिटी के क्राइटेरिया के आधार पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को क्लासिफाइड किया गया। फिर से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स
एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स में होमोजेनिटी के क्राइटेरिया के आधार पर ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को क्लासिफाइड किया गया है। सच है जैसे कि रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉयल हो गया, टोपोग्राफी हो गया, वाटर रिसोर्सेस हो गया एंड क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। एग्रो क्लाइमेटिक अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यानी कि प्लानिंग कमीशन के आधार पर इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। नेक्स्ट, नार्प ICAR इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यानी नार्प ICAR जो कि इंडिया की संस्था है, नार्प ICAR इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, जो कि वर्तमान समय में गलत डाटा दिया है, 127 हो चुका है। 127 वर्तमान समय में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितना है तो 127 है, 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन, द ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन इट कंसिस्ट ऑफ पंजाब, यानी कि द ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन किससे मिलकर बना होता है तो द ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन जो होता है वो पंजाब से मिलकर बना होता है, हरियाणा से मिलकर बना होता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली से मिलकर बना होता है, चंडीगढ़ से मिलकर बना होता है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से मिलकर बना होता है। फिर से तो द ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन आपका पंजाब से मिलकर बना होता है, हरियाणा से मिलकर बना होता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से मिलकर बना होता है, चंडीगढ़ से मिलकर बना होता है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन इट हैज हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया, यानी कि द ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन में इरीगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया, और नेट सोन एरिया भी सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलता है। हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलता है। हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, जो ग्राउंड वाटर होता है इसका यूटिलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा आपका ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन में ही देखने को मिलता है। तीसरे नंबर का पॉइंट है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तीसरे नंबर का पॉइंट है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, यानी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स जो होता है यह एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का लैंड यूनिट कट आउट होता है, यानी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, यानी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स जो होता है वह एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का लैंड यूनिट कट आउट रीजन होता है। नेक्स्ट, when superimposed on land forms and the kinds of soils and soil conditions that act as modifiers to climates and length of growing period. Next point, according to NBSS and LUB जिसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, जो कि वर्तमान समय में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है हमारे इंडिया पे। और सब इकोलॉजिकल जोन कितना है तो सब इकोलॉजिकल जोन हमारे इंडिया में 60 है, 20 और 60। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स अकॉर्डिंग टू ICAR एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स आर डिवाइडेड इनटू 8 जोन्स, यानी कि ICAR के द्वारा टोटल एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हमारे इंडिया में कितना है तो 8 जोन्स है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर का पॉइंट है ड्राट। ड्राट का मतलब क्या होता है तो एज ए सिचुएशन अकरिंग इन एनी एरियाज इन ए ईयर व्हेन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल इज नोन एज ड्राट। एज ए सिचुएशंस मतलब वह दशा अकरिंग इन एनी एरिया जो कि कोई भी एरिया में देखने को मिलता है, इन ए ईयर प्रत्येक वर्ष, इन ए ईयर यानी एक वर्ष में किसी भी क्षेत्र में वह दशा जहाँ पर एनुअल रेनफॉल लेस दैन 75% ऑफ द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का 75% से कम वार्षिक वर्षा देखने को मिलता है, यानी ड्राट किसे कहते हैं तो एज ए सिचुएशन अकरिंग इन एनी एरिया इन ए ईयर व्हेन एनुअल रेनफॉल इज लेस दैन 75% ऑफ द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का 75% से कम जिस स्थान पे वार्षिक वर्षा होती है
एक वर्ष में, तो इस प्रकार के दशा को ड्रॉट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ड्रॉट, व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज एबव 50% ऑफ द नॉर्मल कॉल्ड सेवर ड्रॉट, यानी कि व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल, यानी कि जब रेनफॉल की डिफिशियंसी 50% से अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार के, यानी कि जब रेनफॉल की डिफिशियंसी नॉर्मल कंडीशंस की अपेक्षा 50% अधिक हो जाती है, तो इसी को हम सेवर ड्रॉट के नाम से जानते हैं। फिर से, व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, एंड व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज एबव 50% ऑफ द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड सेवर ड्रॉट। 5वें नंबर का पॉइंट है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कंसेप्ट, जिसे माई के नाम से जाना जाता है। मॉइस्चर, 5वें नंबर का कंसेप्ट क्या है, तो 5वें नंबर का कंसेप्ट है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, जिसे माई के नाम से जानते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन रेनफॉल्स वीकली पर मंथ एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल टू पोटेंशियल ट्रांसपायरेशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी कि करेस्पॉन्डिंग पीरियड के अंतर्गत पोटेंशियल इवेपोरेशंस का जो प्रोबेबिलिटी लेवल होता है, यानी 50% प्रोबेबिलिटी लेवल होता है। फिर से, इट इज द रेशियो बिटवीन रेनफॉल्स वीकली पर मंथ एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल टू पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। नेक्स्ट है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कंसेप्ट इज इक्वल टू रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी अपॉन PET, यानी कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी बटे में PET। 6वें नंबर का कंसेप्ट है इवेपो ट्रांसपायरेशन, जिसे ET के नाम से जाना जाता है। 6वें नंबर पे क्या आता है, तो 6वें नंबर पे आपका इवेपो ट्रांसपायरेशन आता है, जिसे ET के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इवेपो ट्रांसपायरेशन, सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में जो मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है वो आपका सॉइल मॉइस्चर होता है। सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में जो सर्वाधिक लिमिटिंग फैक्टर होता है वो का सॉइल मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 60 to 70% ऑफ रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशंस, यानी कि इवापोरेशंस के द्वारा जो 50 से 60%, यानी 60 से 70% वर्षा होती है वो नष्ट हो जाती है। फिर से, अबाउट 60 से 70% ऑफ द रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशंस, यानी कि इवापोरेशंस के द्वारा 100% वार्षिक वर्षा यदि फील्ड पर होती है, तो उसमें से 60 से 70% तक जो इवापोरेशन होता है वो इवापोरेशंस के द्वारा वार्षिक वर्षा का नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इवेपो ट्रांसपायरेशन इज द इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस, यानी इवेपो ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि इवापोरेशन तो सॉइल सरफेस होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन जो होता है वो प्लांट के सभी पार्ट से होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को ही इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ET लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ मल्चेज, एंटी ट्रांसपायरेंट्स एंड विंड ब्रेक्स, यानी कि इवेपो ट्रांसपायरेशन का लॉसेस को हम मल्चेज का प्रयोग करके, एंटी ट्रांसपायरेंट्स का प्रयोग करके, या फिर विंड ब्रेक्स का प्रयोग करके रिड्यूस कर सकते हैं। और इवेपो ट्रांसपायरेशन के लिए ट्रिक क्या है, तो इवेपो ट्रांसपायरेशन के लिए ट्रिक है इटली, यानी इवेपो ट्रांसपायरेशन जो होता है वो लाइसीमीटर से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला टॉपिक है एंटी ट्रांसपायरेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी ट्रांसपायरेंट्स, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।